ये रिलेशन निकाले थे, लॉग ऑफ K2 अपन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2.303 इंटू 1/T1 माइनस यही रिलेशन आया था। फाइनल यही रिलेशन आया था, ठीक है। तो और रेट कांस्टेंट ये के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इसी से हम लोग ये डिराइव किए थे। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट लिए थे, ठीक है। तो K2 अपन K1 आ गया इतना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो रेट कांस्टेंट K और टेम्परेचर T के बीच क्या रिलेशन होगा, कैसा होगा, तो ये कैसा जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे इस तरह का इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ जाएगा। इधर मैं K ले लिया, इधर T का ले लिया। तो इसमें लिखना, यहाँ पे लिखना रेट कांस्टेंट K is an exponential function of T यानी टेम्परेचर T, ठीक है, एंड slightly increase in temperature increase the value of rate constant K to a large extent, ठीक है। चलो नोट करो। तो K और T के बीच एक्सपोनेंशियल ग्राफ जा रहा है, यानी स्लाइटली अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ लार्ज वैल्यू में K का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, जो कि यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आ रहा है, एक समय आ रहा है इस पॉइंट पे, ये एक्सटेंट ऑफ क्या हो रहा है, K का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ऐसे इसका कोई पार्टिकुलर सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है, लेकिन थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखो द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट
at two different temperature differ by 10 degree Celsius or 10 Kelvin. It's called temperature coefficient. टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट होगा। हम लोग पहले भी डिस्कस किया है कि रेट कांस्टेंट मेनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो रेट कांस्टेंट का भी मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशियो जो 10 डिग्री सेल्सियस से या 10 केल्विन से डिफर करता हो, तो इस यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस पे जो रेट कांस्टेंट का रेशियो आएगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, और उस टेम्परेचर कोफिशिएंट को या तो सिंपली हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नहीं तो सिंपल टीसी लिखा जाता है। इसका कोई पार्टिकुलर सिंबॉलिक नोटेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे देखो ये क्या है, रेट कांस्टेंट का रेशियो ही है ना, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे K2 है और T1 पे K1 है। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशियो है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंडीशन है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, ठीक है, यानी दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितनी होनी चाहिए। सपोज कि T1 अगर 50 केल्विन या 50 डिग्री सेल्सियस है तो T2 60। ठीक है, तो इतना का अगर डिफरेंस हो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन में, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड 2 होता है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम टू मिनिमम रेंज जो होता है यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन 3। मैक्सिमम यानी कितना, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या तो 2 होगा और नहीं तो 2 से कितना बड़ा होगा और नहीं तो 3 से छोटा। 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, 3 से छोटा ही होगा। 2 हो सकता है 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये होता है इसका रेंज। तो यहाँ पे लिख लेना कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि 2 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन, इसको थीटा ही मान लो। ठीक है, 3 ये। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को थीटा से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थीटा अल्फा बीटा कुछ भी कर सकते हो, एक्स वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन आर कितना हो जाएगा, तो थीटा टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10 ये हो जाएगा। यानी अगर 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस से रेट टेम्परेचर डिफरेंस आता हो तो उसका रेट कांस्टेंट का जो रेशियो आएगा थीटा, यानी कि उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। और इससे 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए या 10 केल्विन से टेम्परेचर चेंज होने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना से इंक्रीज करेगा वो अगर मुझे पता करना हो तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10, क्योंकि कितना का रिलेशन है चेंज करने का, 10 डिग्री। तो यहाँ भी हम लोग कितना डिवाइड कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर को 10 से। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर लिख लेना, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस, और थीटा यहाँ पे
टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा 2 या 2 से ग्रेटर या 3 से कम, ठीक है। चलो लिखो, इस पे एक क्वेश्चन बनाओ तो क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2 and during the chemical reaction temperature is changed from changed from 10 degrees Celsius to 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Then how many rate of reaction? How many rate of reaction will increase? How many rate of reaction will increase? ठीक है, चलो निकालो। फर्स्ट 2 दिया हुआ है। अब रिएक्शन के लिए टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ हो रहा है रिएक्शन के होने के समय? 10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जा रहा है टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग कि डेल्टा टी मुझे मिल गया कितना? 90। डेल्टा टी कितना आ गया? 90। और टेम्परेचर कोफिशिएंट थीटा दिया हुआ कितना? 2, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। कितना से रिएक्शन रेट इंक्रीज करेगा? तो थीटा दिया हुआ 2 यानी 2 टू द पावर 90/10 क्या बच जाएगा? 2 टू द पावर 9। अब इसको निकाल लो, कितना आ जाएगा? यानी 512 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है यानी थीटा 2 ये दिया हुआ है। अब है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है? तो 10 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे मैं ले लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? R। रेट ऑफ रिएक्शन को R से मैं रिप्रेजेंट किया और करते भी हम लोग। और टेम्परेचर कितना है इनिशियली? 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? R, ठीक है। तो जब 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा यानी 10 से इंक्रीज कर गया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो 20 हो गया। 20 पे कितना हो जाएगा? 2R, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है? एवरी 10 डिग्री डिफरेंस पे 2। तो 30 पे कितना हो जाएगा? फिर 2 टाइम्स। फिर 40 पे कितना हो जाएगा? 8R। तो यहाँ से 50, 60, 70, 80, 90 और 100 पे। तो इन सब पे निकालो कितना हो जाएगा ये और ये, और फिर यहाँ पे और 128R और ये 256R। और फिर तो इनिशियल R था, कितना से इंक्रीज कर गया 100 पे पहुँचते समय? 512 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो अगर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.5 दे दिया और टेम्परेचर चेंज दे दिया, टेम्परेचर चेंज अगर दे दिया यहाँ पे कि 10 to 50 डिग्री हो रहा है, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कितना से इंक्रीज करेगा? अब यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 था तो 2 के रेस्पेक्ट में ले रहे थे 2 टाइम्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इतना टाइम्स से। और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से बनाना है तो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? यानी 2.5 दी होल पावर यानी कितना आ जाएगा? 50 माइनस 10 यानी 40। तो 4 बाई यानी कितना आ जाएगा? 2 टू दी 2.5 दी होल पावर
4, इसका होल 4 कर लो, आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। ड्यू टू ग्रेटर एरिया ऑफ contact between reacting particles or molecules, reacting molecules rate of reaction increases। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स के बीच यहाँ पे या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, यानी कि ग्रेटर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अब जैसे कोई ऐसा चीज़ ले लो, सपोज ये ले लो, मतलब इस तरह का कुछ लकड़ी का ऐसा ले लो सामान, कोई भी चीज़, ठीक है, यानी पतला हो, चपटा हो और यानी फ्लैट सरफेस हो और सेम मास का हो अगर, और उसी मास का अगर दूसरा ले लो लॉग ऑफ वुड, एक मोटा सा लट्ठा टाइप से ले लो, दोनों को जलाओ, फास्ट बर्निंग किस में होगा? पतला वाला। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ऑफ कंटेक्ट क्या है? ज़्यादा। तो हाई एरिया ऑफ कंटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा और यहाँ पे फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हो फ्लैट सरफेस ऑफ वुड burns faster than log of wood। ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ concentration of reactant, rate of reaction, rate of reaction depends on the number of effective collision, effective collision। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कोलिजन is that collision which has sufficient energy and proper orientation। चलो तो देखो,
तो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली किस पे डिपेंड करता है? तो इफेक्टिव कोलिजन पे। जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन उसको बोलते हैं जिसका यानी कि जिस रिएक्टिंग पार्टिकल्स का सफिशिएंट एनर्जी हो और कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ठीक है। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तभी तो कोलिजन कर सकता है, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी फिक्स कोई एक मकसद हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगला लिखना इसी का, रेट ऑफ रिएक्शन increases on increasing the concentration of reactant, increases on increasing the concentration of reactant, because number of effective collision increases on increasing the concentration of reactant, ठीक है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन increases on increasing the concentration of reactant, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन पर डिपेंड कर रहा है, और इफेक्टिव कोलिजन किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, और इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करने से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें एक और भी पॉइंट हम लोग देखे हैं, यानी रेट लॉ के लिए आर जो हम लोग लिखते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, यही लिखते हैं ना, ठीक है। तो ऑर्डर है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टर्म, तो अगर ऑर्डर तो खैर एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो देखा जाए तो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर चेंज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। ये तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर पे इसका यूनिट डिपेंड करता है, अभी हम डिस्कस कर लिए थे। डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट क्या होगा? के का यूनिट्स होता है, ठीक है। और इसका यूनिट तो फिक्स है। रेट का यूनिट क्या है? वेरिएबल होगा। रेट क्या है? डीसी अपॉन dt। तो क्या ये चेंज करेगा? नहीं, ये ऑलवेज क्या होगा? मोल पर लीटर पर टाइम, यही होगा ना। तो इसका यूनिट कांस्टेंट है, ये चेंज करेगा ये ऑर्डर अगर चेंज होता है। तो इसका मीनिंग कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स का मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो क्या होगा? रेट चेंज कर लेगा। तो एक पॉइंट वो भी लिख लेना, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन according to law of mass action, rate of reaction is proportional to the product of concentration of reacting particles, product of concentration of reacting particles and their stoichiometric coefficient raised to the power
and their stoichiometric coefficient raised to the power। ठीक है, पावर में चला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन केमिकल काइनेटिक में वो पावर में नहीं आता है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसीलिए इसको ये एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है ऑर्डर, जिसके वजह से हम लोग ऑर्डर लॉ बोल रहे थे यहाँ पे, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, चलो तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, लिखो इसमें रिएक्शन विच प्रोसीड्स, लिखो रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, reaction which proceeds in presence of light is called photochemical reaction। ठीक है, तो जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी इसके लिए एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन यानी O3, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, ये यानी कि रेडिएशन का इफेक्ट है। ठीक है, और रेडिएशन इफेक्ट की वजह से जो रिएक्शन प्रोसीड करता है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इस टाइप का जो रिएक्शन होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो HCl का अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस, बायो वाले सबको पता होगा, यानी यूवी लाइट का मीनिंग क्या हुआ, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्या देगा, HCl, और ये फोटोसिंथेसिस होगा इसका HCl का। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी को बोलते हैं। रेडिएशन की वजह से उसमें डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, है ना, और सबके लिए अलग अलग, यानी डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट रेडिएशन के लिए डिफरेंट होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो इसका मीनिंग कि हर एक रेडिएशन की वजह से, यानी कि जितने भी टाइप्स का रेडिएशन होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो और हायर फ्रीक्वेंसी हो वही क्या कर सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो यूवी लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी हायर होता है, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन कर पाता है। ठीक है, नहीं तो हर एक रेडिएशन में नहीं कर पाएगा। तो लिखो, एक पॉइंट में लिख लो, ये भी यहाँ पे लिख लेना, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन UV light is used because it has sufficient energy. UV light in photochemical reaction, UV light any ultraviolet light is used because it has sufficient energy
it has sufficient energy and have higher frequencies and have higher frequencies higher frequency to get a bound higher frequency हो गया to get a bond or to get a bond or fulfill the to get a bond to fulfill the or to fulfill the necessary energy for activation necessary energy for activation हो गया। तो यूवी लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से ये क्या करता है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तब तो ये बॉन्ड नया बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो हायर फ्रीक्वेंसी और सफिशिएंट एनर्जी होने की वजह से क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या एक्टिवेशन एनर्जी को फुलफिल करता है। क्योंकि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए क्या चाहिए, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सप्लाई करता है कौन सा, यूवी लाइट, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में इसको सप्लाई करता है, ठीक है। तो फाइनल क्या होता है, ये ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है और बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकता है। तो इसके पास इतनी एनर्जी होती है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन डार्क में प्रोसीड नहीं करता, ठीक है। तो लिख लेना, फोटोकेमिकल रिएक्शन photochemical reaction do not take place in photochemical reaction do not take place in dark do not take place in dark, ठीक है। यानी लाइट नहीं होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट और लिख लो, लिखो, डिफरेंट रेडिएशंस have different frequencies, different radiations have different frequencies, हो गया, different radiations have different frequencies, so all radiations are not responsible for photochemical reaction, ठीक है। फोटोकेमिकल सिर्फ यूवी लाइट के केस में ही होता है। चलो, तो ऑल टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स भी कंप्लीट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, सरफेस एरिया, ठीक है, रेडिएशन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। एक नेक्स्ट एंड लास्ट बचा हुआ है और वो हम लोग कल करेंगे। और आज अब हम लोग सबके पास क्वेश्चन का पीडीएफ मिला है ना, और ये प्रोडक्ट कुछ बना रहा है जो भी हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि dx/dt, और ये कितना दिया हुआ है, k इंटू a टू द पावर स्मॉल a और b टू द पावर स्मॉल b, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इट dx/dt इक्वल्स टू k, और पूछ रहा है कि ऑर्डर
क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। ऑप्शन में दिया हुआ 4210, यही क्वेश्चन है, 22 नंबर है, सॉरी 23। तो डी एक्स अपन डी टी दिया हुआ, ये रेट लो इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। फिर डी एक्स अपन डी टी दिया हुआ जो के इक्वल है, तो ऑर्डर पूछ रहा है कितना होगा ऑर्डर। डी एक्स अपन डी टी का मीनिंग क्या हुआ, आर, आर के इक्वल हो रहा है, तो ये कौन से ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर, तो ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन भी है जीरो ऑर्डर, ठीक है। चलो थर्ड नंबर क्या है बोलो, थर्ड नंबर सबके पास है, अरे सबके पास है ना, तो फिर बोलना पड़ेगा। देखो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, इन ए कैटालिटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, ठीक है, दिया हुआ है रिएक्शन, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया वाज मेजर्ड एज दिस वन, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये तो पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है 3H2N2, और ये सिंगल ही है, और NH3 बना रहा है, ठीक है। तो जिस मेथड से फॉर्मेशन हो रहा है उस मेथड को हैबर्स प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो उससे यानी कैटलिस्ट इसमें यूज होता है, विदाउट कैटलिस्ट जो है यानी बहुत स्लो होगा, इसीलिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, और वो आयरन कैटलिस्ट होता है, ठीक है, आयरन इसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो क्या बोल रहा है इसमें, देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया वाज मेजर्ड एज, यानी इसका दिया हुआ है यानी डी सी ऑफ अमोनिया NH3 अपॉन डी टी 1/2, और ये कितना दिया हुआ है, ये पॉजिटिव होगा, और कितना दिया हुआ है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये दिया हुआ। तो डिसअपीयरेंस पूछ रहा है H2 का, ये पूछ रहा, तो 1/3 DC ऑफ H2 अपॉन dt, यही तो पूछ रहा है जो कितना होगा, ये तो पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, यानी क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है तो 3 इधर मल्टीपल में चला जाएगा, ठीक है, हो जाएगा क्या, नहीं दिया है, डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, नहीं दिया तो गलत है। देखो यहाँ पे डिसअपीयरेंस का मीनिंग ये रेट में ये पूरे को डिवाइड करके आता है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे DC ऑफ H2 अपॉन dt कितना आ जाएगा, ये इसका दिया हुआ है ना, तो 1/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 3 इसमें मल्टीपल में चला जाएगा। अब देखो कितना हो गया, ये यानी 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 तिया 6, और ये आ गया 7, और ये 10⁻⁻⁴ कहीं है, चलो लिखो लिखो लिखो, अब इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कुछ एक्टिवेशन एनर्जी पे देख ले, उस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है ना, उस पर भी देख ले हम लोग। चलो एक लिखो क्वेश्चन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लिखो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B, ए रिएक्शन दिया हुआ है, A से प्रोडक्ट B बन रहा, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B, एक्टिवेशन एनर्जी इज ये दिया हुआ है 150 किलो जूल, एंड
heat of reaction is -60 kilojoule. Calculate activation energy of reaction. Activation energy of reaction B to A. ठीक है, ये पूछ रहा. चल, क्वेश्चन ये है कि फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें का नहीं अलग से है. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B जा रहा है, और एक्सोथर्मिक का मीनिंग कि डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव. कल ही बताया था ना, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव. अब उसके लिए दिया हुआ है A to B के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 150 किलो जूल, और दूसरा बोल रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 60, यानी वही डेल्टा H दिया हुआ है. हीट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है, डेल्टा H. अब कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम B to A, यानी A to B के लिए ये दिया हुआ है, तो B to A के लिए क्या होगा, ये पूछ रहा. यानी फॉरवर्ड के लिए दिया है, बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा. ठीक है, तो कल मैं बताया था कि इक्वेशन भी निकाला था. डेल्टा H क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. डेल्टा H ऑलरेडी दिया हुआ है, और फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया है, बैकवर्ड का निकाल लेना है. तो डेल्टा H कितना, -60, और ये फॉरवर्ड का दिया हुआ है 150, और ये x निकाल लेना है. ठीक है, तो x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 150, या प्लस इधर ये प्लस में चला जाएगा 210 किलो जूल. यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आ गया एक्टिवेशन एनर्जी 210. इसमें हाँ हम लोग थर्ड पे आ रहे थे ना. देखो थर्ड, सॉरी 7 था ना. 7 का देखो क्वेश्चन नंबर, जिसके पास नहीं है सुन लो. दिया हुआ है फॉर ए जनरल केमिकल रिएक्शन, और ये दिया हुआ है 2A से 3, हाँ सर पूरा लिखना पड़ेगा, 2A प्लस 3B, और इससे प्रोडक्ट P कुछ बना रहा है. ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज R1, यानी इसके लिए दिया है डिसअपियरेंस R1, और B के लिए दिया हुआ है R2, इसके लिए R2 दिया हुआ है. ठीक है, तो पूछ रहा है द रेट्स ऑफ R1 एंड R2 आर रिलेटेड एज, यानी R1 और R2 के बीच क्या रिलेशन है, क्या हो जाएगा रिलेशन. सेवन नंबर देखो, इसको R1 R2 के बीच रिलेशन पूछ रहा. क्या करोगे, डिसअपियरेंस A का R1 और इसका डिसअपियरेंस R2, तो इसका R1 R2 का डिसअपियरेंस लिख लो. क्या लिखोगे, 1/2 DC ऑफ A अपन इक्वल्स टू क्या 1/3, और DC ऑफ B अपन D2. तो ये R1 दिया है, तो 1/2 R1 इक्वल्स टू 1/3 R2. अब देखो R1 R2 के बीच क्या रिलेशन आ रहा है. ठीक है, हो जाएगा, यही काम करना था. देखो चलो मॉलिक्यूलरिटी से आओ इधर. क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी वगैरह से है. 12 देखो, रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, और ये दिया हुआ A प्लस B प्लस C,
और प्रोडक्ट P। R दिया हुआ है यहाँ पे dc ऑफ A अपन dt इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर क्या -12 है, हाँ -12 है, और B इंटू 1/3 और C टू द पावर 1/4। ठीक है, तो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल है, क्या करोगे यहाँ पे ऐड कर दो। चलो उसका नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंसेस X, Y एंड Z। क्या होगा, यानी 13 नंबर क्वेश्चन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0.5 होने के लिए। अब यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है, यानी R ये दिया हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X, Y और Z। ठीक है, सेकंड में दिया हुआ है R इक्वल्स टू K इंटू X इंटू Y इंटू Z। अब इन सब का दिया हुआ है पावर, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, और ये भी 0.5, और CR इक्वल्स टू दिया हुआ है K इंटू X इंटू Y इंटू Z, और इन सब का पावर 1.5 -1 और यहाँ पे 0। अब फोर्थ में दिया हुआ है R इक्वल्स टू K इंटू X, Y इंटू Z, और इन सब का पावर ये डिवीजन में दिया हुआ है CX इंटू CZ, CX इंटू CZ अपन Y। ठीक है, ये दिया हुआ, और Y का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, Z का 0 दिया हुआ। चलो, तो 0.5 ओवरऑल होने के लिए सिंपल है, क्या करना है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, यानी 1 माइनस हो गया, तो 0.5 ये 0 है, सिंपल है, क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो तो 16 नंबर क्वेश्चन। (21) ये डिफरेंट है। तो फॉर द केमिकल रिएक्शन A प्लस B और प्रोडक्ट P, द ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू इच A एंड B। ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, n कितना है, 1 1 है, ऑलरेडी ये दे दिया है। तो वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द गिवन डेटा, यानी यहाँ पे R दिया हुआ है रेट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये B कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 0.1, 0.4, 0.8, और ये 0.20 x और 0.40, और यहाँ पे 0.05, 0.05 और ये y। तो x y निकालना है यहाँ पे। चलो क्या करोगे, लिखे तो k इंटू कितना हो जाएगा, A और B यही हो जाएगा, दोनों के रिस्पेक्ट में 1 1 ऑर्डर है। ठीक है, तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन बनाओ, एक पे रेट ये ले लो तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, दूसरे पे रेट ये ले लो यहाँ से इक्वेशन मिल, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो कर लो, आ जाएगा।
तो क्या कर ले, फर्स्ट इक्वेशन हम बना ले यहाँ से। तो अब 1 मिनट, यहाँ पे मुझे के का भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है। ऐसे तो हम नहीं भी निकालेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चाहे निकालना तो यहाँ से निकल जाएगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ, रेट भी दिया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। खैर उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, मेहनत बेकार जाएगा। तो मैं R1 निकाल लूँ यहाँ से, कितना मिल जाएगा, यानी R1 अगर ले रहा हूँ यहाँ पे तो इसके लिए 0.4 रेट, और K मान लिया इसको K1 इंटू A का कंसंट्रेशन X, और यहाँ पे इसका कितना 0.05 है ना, हाँ 0.05, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गया। फिर इस पे निकाल लो मैं R2, तो ये आ जाएगा 0.8 इक्वल्स टू K2, और ये 0.40 इंटू कितना Y। चलो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, के दोनों रेट कांस्टेंट है, सेम रहेगा, K1 K2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल लो अब यहाँ से, एक्स वाई का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एन एलिमेंट्री प्रोसेस 2xy और प्रोडक्ट z प्लस w बना रहा है, मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो जब एलिमेंट्री बोल दिया तो जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको देख लो, वहीं उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही होगी, तो कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, x का 2 और y का 1, टोटल कितना हो गया, तो मॉलिक्यूलरिटी 3। तो इसमें अगर ऑर्डर पूछे तो वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो इधर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में देखो तो क्वेश्चन नंबर 32, 33 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ओजोन वाला 32 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो तो इसमें 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32, हो जाएगा 32, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट देखो, हो जाएगा तो 34, ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलो ये 35 देखो, ये अल्काइल हैलाइड का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हम लोग ये एग्जाम्पल ही दिए थे, सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 36 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। 36 में देखो यहाँ पे लिख लो, जिसके पास नहीं है लिखो। फॉर द रिएक्शन NO2 प्लस CO, NO2 प्लस CO और CO2 बना रहा है और प्लस NO दे रहा है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, R इक्वल्स टू K इंटू NO2 द होल स्क्वायर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन्वॉल्व इन द स्लोवेस्ट स्टेप विल बी, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में पूछ रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉलिक्यूल्स of CO involved in the slowest step will be, CO को कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं RDS में, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, वो बताना। 0 1 2 3 कौन सा होगा। अब इसका मैकेनिज्म तो दिया नहीं है, मैकेनिज्म दिया है, मैकेनिज्म इसका नहीं दिया हुआ है, और ये डायरेक्ट सिर्फ ये दिया हुआ है। और NO2 का देखो यहाँ पे 2 कहीं है, इसमें 2 तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है 2, इसका
होल स्क्वायर दे रहा है, इसका मीनिंग ये 2 मॉलिक्यूल्स इसका, ठीक है। तो CO का कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या हुआ, CO का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा। तो अगर ये एलिमेंट्री हो, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, अगर एलिमेंट्री होता तो CO का कितना मॉलिक्यूल्स, 0, ठीक है। लेकिन अगर ये थर्ड ऑर्डर का है तो पर CO का कितना मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि एलिमेंट्री है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि RDS में कितने इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें कहीं आ रहा है, रेट लो इक्वेशन में तो नहीं आ रहा है CO, इसका मीनिंग कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी, मॉलिक्यूलरिटी 1, बट ऑर्डर क्या होगा 0। तो यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। आ, 38 नंबर देखो क्या बोल रहा है, द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये भी मैं एग्जांपल बताया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। कौन सा एग्जांपल होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, किस तरह का, किसमें मैं बताया था, एक भी याद नहीं है। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किस तरह के ऑर्डर शो करता है, ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा ना। चलो 39 नंबर देखो, तो इसमें ऑर्डर यहाँ पे पूछ नहीं रहा, क्या रिएक्शन पूछ रहा है, तो स्यूडो हो जाएगा। यानी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस C2 CH3 COOH सॉरी C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो क्या एसिड प्लस अल्कोहल देगा, और मॉलिक्यूलरिटी कितना है, एक मॉलिक्यूल C है और एक मॉलिक्यूल C है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ 2, लेकिन ऑर्डर कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक्सेस में रहेगा ना, प्योर वाटर है, तो प्योर है तो एक्सेस में रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 0। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस तरह का होगा, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कल ही तो मैं बताया था, कल या परसों बताया था। चलो 39 नंबर देखो, इन सब में क्या है इसे देखकर बता सकते हो। A से B जा रहा है यहाँ पे रिएक्शन, B से C और C से D जा रहा है, इसके लिए दिया हुआ है K1 K2 और ये K3। अब यहाँ पे ऑर्डर भी दिया हुआ है कि K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1, ये K3 है तो K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1। इसका मीनिंग सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, C to D, उसके बाद उससे स्लो B to C और A to B। इसका मीनिंग कि मॉडरेट कौन होगा, तो यही क्या होगा स्लोवेस्ट स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, ये इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ देन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही तो पूछ रहा, तो क्या होगा B to C। फोर्टी नंबर क्वेश्चन, इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, मैकेनिज्म वाला है। इधर 41 इस टाइप से भी क्वेश्चन मैकेनिज्म का ही है। 42 ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, होगा नोटबुक में।